तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स क्या है। ठीक है जी। देखिए, हमने हायर ऑर्डर एंड डिग्री, हायर डिग्री वाले क्वेश्चंस की काफ़ी कैसे सॉल्व करते हैं उनको 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर में समझ लिया है ना। कैसे मैं अगर जनरल लिखना चाहूँ भी d²y/dx² प्लस a dy/dx प्लस by इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, कुछ भी ले लो, r ले लो। यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं कह सकते, यहाँ पे सम r की वैल्यू कुछ भी होती थी इन द फॉर्म ऑफ x, साइन x, कोस x, e⁻x। हमने वो सारे 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर में समझा कि कैसे हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं या फिर कैसे हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालते हैं। जब हम सिर्फ इतनी इक्वेशन को लेके चलते हैं तो हम एक सोल्यूशन निकालते हैं, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 x की फॉर्म में लिख लो, c1 c2। देखो ऑर्डर कितना है, 2। मैंने पहले भी बोला था कि जितना ऑर्डर होता है उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं। यहाँ का ऑर्डर कितना है, 2, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट भी 2 आएंगे। c1 c2 दो ही कांस्टेंट आए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में लिखा जाता है c1 प्लस c2, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कंप्लीट सोल्यूशन, क्योंकि इक्वल टू r है, नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं इसके कंप्लीट, वैसे मैं सारा कुछ समझा चुकी हूँ पहले, फिर भी मुझे ऐसे होता है चलो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा दोबारा रिवीजन हो जाती है, कंसेप्ट माइंड में रह जाता है। कंसेप्ट कंप्लीट सोल्यूशन निकालना चाहती हूँ तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐड हो जाता है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जाम में आपको ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी पूछ सकते हैं, ओनली पर्टिकुलर इंटीग्रल भी पूछ सकते हैं, अकेला अकेला भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अकेला यहाँ पे साइन एक्स है तो कैसे निकालना है, वो सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट वो करना है, ये वाला पार्ट छोड़ देना है सोल्यूशन निकालने वाला बीच में से, है ना। तो दोनों में से अकेला भी पूछ सकते हैं या फिर कंप्लीट सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए दोनों निकाल के ही प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन एक्स था, कोस एक्स था, तो वो तो इजी थे, हमने निकाल लिए। लेकिन यहाँ पे अगर tan एक्स वगैरह आ जाता है ना, या फिर कुछ ऐसा आ जाता है जिसके हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे, जैसे हमने तो किया एक्सपोनेंट, साइन, कोस ये किए, है ना। अगर वो नहीं आते, कुछ और अनदर इक्वल टू में आ जाता है, तो उनको हम सॉल्व करने के लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मेथड क्या है, यूज करते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझे मेरी बात। तो देखिए, आपको एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है वो लिखने से पहले आपको ये मालूम है कि जब हम इसका, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है c1x प्लस c2x, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। इसमें जो ये दोनों सोल्यूशन हो जाते हैं, है ना, इसे हम अगर हम लिखा जाए, दो सोल्यूशन हो गए, दैट इज अ y1x और y2x, दोनों दो सोल्यूशन लिख सकते हैं हम। ये दोनों सोल्यूशन क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली मल्टी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट है तो हमने इससे पहले रोक्सियंस निकालना भी देखा था। रोक्सियंस निकालते हैं जब हम इन सोल्यूशंस का y1x y2x, है ना, अगर दो सोल्यूशन है तो एक टाइम डेरिवेटिव होगा y1x y2-x, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो नॉट इक्वल टू 0 आएंगे, दैट मीन समथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में रोक्सियंस यूज पड़ेगा, है ना, उस फॉर्मूले में लिखा जाएगा। तो रोक्सियन कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। अगर दो कांस्टेंट हैं तो दोनों को जो रोक्सियंस क्या निकलता है, दैट इज फ्रॉम द सोल्यूशन। देखिए, हम लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना है, इंडिपेंडेंट चेक करना है, इसको चेक करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, है ना। जब हम किसी सॉल्यूशंस को, यानी कि किसी वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, क्योंकि सॉल्यूशन में वेरिएबल हैं, उनको चेक करें तो उसको चेक करने के लिए हमारा रोक्सियंस यूज किया जाता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट चेक करनी। दोबारा सुनिए इस चीज़ को जो मैं बोलना चाहती हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए जब हम कांस्टेंट को चेक करना चाहते हैं तो हम उसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के भी चेक कर सकते हैं, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कांस्टेंट की स्पेस पे, या जैसे यहाँ पे ये सोल्यूशन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये किसके फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। अगर आप वेरिएबल्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट प्रूफ करना चाहते हो, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, रोक्सियंस यूज करते हैं।
ठीक है जी। लेकिन ये ऑलरेडी सोल्यूशन है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इनका रोक्सेंस क्या आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है। रोक्सेंस कैसे निकालते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला लिख दिया है, अभी एक एग्जांपल करवाऊंगी मैं, उसमें भी समझा दूंगी, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो भी सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है तो y1 y2, y1 का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अगर तीन सोल्यूशन होते है ना, अगर तीन सोल्यूशन होते भी, जैसे कंप्लीट जो फैक्टर है आपका c1x प्लस c2x प्लस c3x, तो हम इसी कंप्लीट को क्या लिखते हैं, y1, इसे y2 और इसे y3। ठीक है, अब तीन फैक्टर्स हैं तो जो हमारा रोक्सेंस लिखा जाता है y1 y2 y3, तो y1 डैश इसका एक टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, हो सकता है कुछ जीरो भी हो जाए या ना भी जीरो हो, तो इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि जितने कॉन्स्टेंट्स हैं, जितने सॉल्यूशंस हैं उससे एक कम, जितने सॉल्यूशन है उससे एक कम टाइम पे क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तीन सोल्यूशन है तो सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव हुआ, दो सोल्यूशन है तो वन ऑर्डर तक डेरिवेटिव हुआ, क्योंकि ऊपर वाली रो तो सिंपल सोल्यूशन कवर कर लेती है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है एग्जाम में अगर हमें इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत ही आएगा, तो उसके लिए आपको 2 तक ही दिया होगा, भी 2 तक सोल्यूशन का ही होगा, है ना। या फिर एग्जाम में अगर 3 सोल्यूशन देंगे, ऑलरेडी वो सोल्यूशन दे देंगे कि दिस आर द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, चेक दीज आर द सोल्यूशंस आर ऑप्शंस लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगी, है ना। तो हम वहाँ पे रोक्सेंस निकाल के देख लेंगे, अगर सॉल्यूशंस दे रखे हैं तो अगर इक्वल टू 0 आ गया तो डिपेंडेंट, नॉट इक्वल टू 0 आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में वो आपके आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने रोक्सेंस निकालना सिखाया। सेकेंड ऑर्डर डिग्री में मान लो इक्वल टू r आता है, ये कंप्लीट सोल्यूशन है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। तो अगर tan x आ जाता है तो हम कैसे लिखते हैं, रोक्सेंस निकालना सिखाया, तो इसका सोल्यूशन देखिए कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, है ना। इसका प्रॉपर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या रहता है ना। अगर हम कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं, अगर इक्वल टू में tan वगैरह कुछ आता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से अगर हमने सोल्यूशन निकालना है तो y इज इक्वल टू, ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख लेते हैं c इंटू y1x सोल्यूशन है, जैसे हम रोक्सेंस निकाल रहे थे, प्लस c टू y2x यानी कि सेकंड सोल्यूशन, भी x जो साथ में मल्टीप्लाई, ये मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y1 भी लिखा हो तो एक जैसी बात है, जैसे y1x लिखा हो। ठीक है जी, ये दोनों सोल्यूशन लिख दिए, दो हो सकते हैं, तीन सोल्यूशन हो सकते हैं, माइनस y1x फर्स्ट सोल्यूशन, इंटीग्रेशन y2x डिवाइड बाय रोक्सेंस इनटू r यानी कि जो हमारा यहाँ पे इक्वल टू में है, इक्वल टू dx। ठीक है जी, प्लस y2x इंटीग्रेशन y1x अपॉन रोक्सेंस इनटू r dx। ठीक है जी, अब ये ऑपोजिट लिखे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया, इस चीज को नोट कर लीजिए। ये तो कंप्लीट सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा पहले, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा सोल्यूशन क्या है। W1 y1 और y2 सोल्यूशन होंगे, उसका रोक्सेंस निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर y1 y2 सोल्यूशन के नीचे रोक्सेन इनटू r dx, ये ठीक है ना। एग्जाम में हो सकता है आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके ना दी हो, ऑप्शंस ऐसे ही दी हो, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही देंगे तो आप टिक लगा दोगे। ठीक है, कैसे, मैं क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करती हूँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप प्रॉपर मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी। जैसे फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस 4y इज इक्वल टू tan 2x, ये आपको दे रखा है। ठीक है जी, ये आपको दे रखा है। ये देखो रोक्सेंस निकालना हम पहले देख चुके हैं, तो रोक्सेंस इसलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया, नहीं तो मैं 2-3 एग्जांपल्स में पहले रोक्सेंस निकालना भी दिखा सकती थी। पर यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि मान लो अगर आपको यही भी क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन दिया होता और लिखा होता कि इट्स सॉल्यूशंस आर लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, चेक करना है तो भी हम रोक्सेंस से चेक करेंगे। जब व्हाट इज द रोक्सेंस ऑफ इट्स सोल्यूशन, तो अभी हम कैसे करेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम जहां तक मैं करवाऊंगी, पहले वहां तक, बाद में सोल्यूशन। ठीक है जी, प्रॉपर। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, स्टार्ट कैसे करते हैं, तो चलिए देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो दैट मीन्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4,
डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एयोटा। बहुत ईजी से आ गया ना, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एयोटा। ठीक है, अगर प्लस माइनस 2 एयोटा आ गया तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर बनता है, क्योंकि एयोटा की फॉर्म में आया है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, यही आएगा। दोनों आपके पास कांस्टेंट के साथ आ गए, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तक आ गया। ठीक है, अब उन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या पूछा होता, लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, या फिर व्हाट इज द रोक्सियंस ऑफ दिस, है ना, और आपको ऑप्शन होती। तो यहाँ तक तो निकालते और उसके बाद हम क्या निकाल लेते इसका रोक्सियंस। तो रोक्सियंस कैसे निकालते, ये y1 हो गया यानी कि cos 2x, ये sin 2x, फिर इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 जो लग जाएगा आगे। ठीक है जी, sin का डेरिवेटिव cos 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 जो लग गया आगे। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये कितना बन गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस, लेकिन ऑलरेडी माइनस था तो कितना बन गया ये प्लस 2 sin स्क्वायर 2x, 2 कॉमन आ जाएगा, साइन कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो दैट मीन्स 2 आ गया, है ना। तो ऑप्शंस में अगर पूछा व्हाट इज द रोक्सियंस, ओनली ये पूछा व्हाट इज द रोक्सियन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऑप्शन पे यहाँ पे भी 2 होगा, आप 2 पे क्या कर दोगे टिक कर दोगे। ठीक है जी, 2 पे क्या कर दोगे टिक कर दोगे, इस टाइप का। या फिर आपको प्रॉपर सोल्यूशन के साथ ऑप्शंस दे रखी होंगी तो आप कोई भी एक सोल्यूशन टिक कर दोगे। कैसे, अब इसके बाद मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लेती हूँ। रोक्सियंस निकल चुका है, बस इसको लिखना है। कैसे लिखना है, अभी हमने किया कि y इज इक्वल टू, पहले तो ये लिखा ही जाएगा, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ठीक है, माइनस माइनस पहला फर्स्ट फैक्टर यानी कि cos 2x तो बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन में sin 2x डिवाइड बाय 2, है ना, रोक्सियन 2 आया, इनटू r, r क्या है यहाँ पे tan 2x, यानी कि इनटू tan 2x dx, प्लस अब साइन बस बाहर कर देना है क्योंकि sin 2x cos 2x बाई 2, है ना, इंटू tan 2x इंटू dx, ये आपका आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेगी तो आप उसका टिक कर दोगे। ठीक है जी, तो आप उसको टिक कर दोगे। सॉरी, ठीक है, थोड़ा दोबारा लिखूं उसको ना, दोबारा लिखती हूँ, रुक जाओ आप, नीचे जगह थी ना, हाँ जरूरत ही नहीं थी, यहीं पे लिख देती हूँ ना। अगर सोल्यूशन लिखना होता भाई तो y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये सेम लिख के माइनस y1 यानी कि cos 2x सेम, इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 यानी कि रोक्सियंस, r की जगह पे कितना आ जाएगा tan 2x dx, माइनस इंटीग्रेशन सॉरी प्लस, अब साइन बाहर आ जाएगा, सेकंड फैक्टर sin 2x इंटीग्रेशन में cos 2x डिवाइड बाय 2 tan 2x dx। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया सोल्यूशन, दैट्स वाई प्रॉब्लम ना आए। आपको एग्जाम में यही ऑप्शन मिलेगी, 4 ऑप्शन ऐसे ही डाल रखी होगी, तो जो इसके साथ मैच होगी आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। वो भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आंसर नहीं देती, क्योंकि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हमारा चला जाएगा। मेन तो आपको ये क्वेश्चन देख के यही पूछते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या बनेंगे। हमने देख लिया लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सोल्यूशन क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, या फिर रोक्सियंस क्या निकल के आएगा, दैट इज द 2 निकल के आ रहा है। ठीक है जी, ये था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का ये फॉर्मूला था, इसे यूज किया हमारा आंसर। अब हमारे पास आती है ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी क्या होती है? ऑर्थोगोनल हमें पता है कि एक कर्व दूसरी कर्व के साथ 90 का एंगल बनाती है, तो हम उसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ये तो पता है ना, एक कर्व दूसरी के साथ अगर 90 का एंगल बनाए दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल, है ना, ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल में कुछ चलते हैं भाई, एक तो होती है फैमिली ऑफ कर्व्स और एक होती है फैमिली, और एक तो है एग्जैक्ट पैराबोला। जैसे मैं पैराबोला की एग्जांपल ले लूँ या सर्कल की ले लूँ, देख लो, अगर ना पहले मैं आपको वो समझा दूँ फिर डेफिनेशन लिखूंगी मैं। देखिए कि आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x लिख दिया, तो ये क्या है पैराबोला। ठीक है, क्या है ये एक पैराबोला, एक फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड पैराबोला की शेप दे के आएगा। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दैट इज आल्सो फिक्स्ड, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आल्सो फिक्स्ड है ना। तो इसे हम सिंगल को क्या बोलते हैं पैराबोला।
क्या बोलते हैं, पैराबोला। हमें पता है ये पैराबोला की इक्वेशंस है। लेकिन ये निकल गए कहाँ से, अगर पहले 2 की बात करूं, तो ये y² इज इक्वल टू 4ax। अगर मैंने a की वैल्यू 2 फिल कर दी तो 8 बन गया, अगर a की वैल्यू 1/2 फिल कर दी तो मेरा 2 बन गया। यानी कि a, यहाँ पे a पड़ा है, a इज पैरामीटर कह सकते हो आप। ये हमारा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है कि जिसकी डिफरेंट वैल्यू भरने पे हमारे पास डिफरेंट पैराबोला निकल के आएंगे। तो इस इक्वेशन को, जहाँ पे a है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फैमिली। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स या फैमिली ऑफ पैराबोला। क्या है ये, फैमिली ऑफ पैराबोला। क्योंकि इसमें से जैसे जैसे मैं a फिल करती जाऊंगी, a को 1 फिल कर दिया 4x आ गया, 2 फिल कर दिया 8x आ गया, 3 फिल कर दिया 12x आ गया। तो अलग अलग पैराबोलास मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसकी तो एक एग्जैक्ट कर्व आएगी, इसकी भी एक एग्जैक्ट कर्व आएगी, तो ये अकेले पैराबोलास कहलाएंगे। दैट इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ पैराबोला। इन द सेम वे आप सर्कल लगा लो, x² प्लस y² इज इक्वल टू, मैंने 4² लिख दिया, यानी कि रेडियस कितना हो गया इसका, 4। अब ये फिक्स्ड है, जब भी मैं इसको बनाऊंगी 4 4 4 4 के अकॉर्डिंग मैंने इसको फिक्स्ड सर्कल बना दिया। सिर्फ एक ही सर्कल बन के आया, क्योंकि दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। लेकिन इसी को जब मैंने ऐसे लिख दिया ए की फॉर्म में, यहाँ पे ए रेडियस फिक्स्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ सर्कल। क्या आएगी, फैमिली ऑफ सर्कल। क्यों फैमिली ऑफ सर्कल बन गया, क्योंकि जैसे जैसे मैं ए चेंज करती जाऊंगी मेरी, है ना, ये सर्कल अगर ए 2 है, अगर ए 1 है तो ये बन गया, 2 है तो ये बन गया, 3² है तो ये बन गया। भाई जैसे जैसे मेरी ए चेंज होगी, रेडियस चेंज होगा, मेरा सर्कल चेंज होता जाएगा, है ना, सर्कल चेंज होता जाएगा। इन द सेम वे हाइपरबोला, इन द सेम वे एलिप्स। ठीक है जी, वहाँ पे भी जब x अपॉन a y अपॉन b है, a और b की वैल्यू अगर मैं फिक्स कर दूंगी तो वो एग्जैक्ट एलिप्स आएगा या एग्जैक्ट हाइपरबोला आएगा। ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। सॉरी, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको क्या समझाना था कि अगर पैरामीटर हैं उसके बीच में, दैट इज अ फैमिली है, क्योंकि वहां पे हम वैल्यू फिल करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। जब वैल्यू फिल करके निकाल लेते हैं, दैट इज अ एग्जैक्ट शेप हो जाती है। ठीक है ना, एग्जैक्ट शेप हो जाती है। चलिए, अब ऑर्थोगोनल के लिए हम किसी भी कर्व की ऑर्थोगोनलिटी हम कैसे निकालेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी या ऑर्थोगोनलिटी कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अभी हम। ठीक है, मैं कुछ डेफिनेशन एक बार लिख लेती हूँ। तो चलिए देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी क्या है, कहते अ कर्व विच कट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली एट राइट एंगल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी। क्या है, अ कर्व विच कट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली, यानी कि एक फैमिली गिवन होगी, जैसे अभी हमने किया कि y² इज इक्वल टू 4ax या x² माइनस y², सॉरी x² प्लस y² इज इक्वल टू कोई a² या c², माइनस भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, है ना। x² माइनस y² इज इक्वल टू a², वो क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगी। वो ऐसे फैमिली गिवन है जिसमें कॉन्स्टेंट आपके पास है ना। उस फैमिली को एक कर्व जब राइट एंगल पे कट करती है तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी। तो उसे हम निकालते कैसे हैं, अब कर्व को निकालना है हमने, अगेन दोबारा कर्व को ही निकालना है हमने। तो स्टेप देखिए, इसके स्टेप क्या रहेंगे सॉल्व करने की। सबसे पहले तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन होंगी, है ना, उसमें x भी होगा, y भी होगा, एनी कॉन्स्टेंट भी होगा। ठीक है जी, तो जो गिवन इक्वेशन है वैसे हम उसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। तो अब इस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि उसका dy/dx निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो कांस्टेंट रिमूव अगर हो गया तो ठीक है, अगर रिमूव नहीं हुआ तो इसमें पुट करके dy/dx की वैल्यू भी, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन में। यानी कि हमने मेन फंडा रिमूव करना है कांस्टेंट, रिमूव करेंगे कांस्टेंट। रिमूव कांस्टेंट के लिए मैंने जैसे बता ही दिया, अगर डेरिवेटिव करके अपने आप कांस्टेंट रिमूव हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ तो हम पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही इक्वेशन में से उसमें पुट कर देते हैं। जो पैरामीटर की वैल्यू आती है ए की, वो आएगी इन टर्म ऑफ dy/dx, उसमें x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, यानी कि a नहीं होगा, सॉरी कहने का मतलब a नहीं होगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब पुट कर लिया तो मेरे पास अब पैरामीटर रिमूव हो गया, यानी कि मेरे पास अब जो इक्वेशन आ गई वो dy/dx में आई है, x में है या y में है, यानी कि पैरामीटर मेरा रिमूव हो गया। पहले गिवन इक्वेशन क्या थी, x बाई कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था, a भी लिख सकते हैं, वो p भी लिख देते हैं समटाइम, वैसे ना एक m n ये लिखते हैं कांस्टेंट, है ना, या फिर t।
इनमें से कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। सी तो हमारा स्टैंडर्ड सॉरी है ही है, एक सी, ठीक है जी, ये हो गया, ये कांस्टेंट्स होते हैं। तो अब ये आ गई, ठीक है जी। अब इक्वेशन ये आ गई ना रिमूव करने के बाद। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल कर्व लेके आनी है, तो ऑर्थोगोनल का हमें पता ही है कि दोनों डेरिवेटिव्स की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1। दैट्स वाई हम इसे dy/dx को चेंज करेंगे, dy/dx को रिप्लेस विद -dx dy, ठीक है। जहां पे dy/dx है वहां पे -dx dy चेंज कर देंगे, बस। अब थर्ड स्टेप में क्या है, सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि अब ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन में सेपरेट करेंगे वेरिएबल को एंड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, एंड वी गेट द आंसर। तो हमारे पास एक कर्व आएगी, कर्व आ सकती है, एक लाइन आ सकती है, कोई भी आ सकती है। जो कर्व आ गई, लाइन आ गई, है ना, वो क्या होगी, वो इस गिवन जो कर्व थी, जो गिवन जो लाइन थी, इसके ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने यही लिखा कि ए कर्व विच कट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली, ये गिवन फैमिली थी, है ना, उसको राइट एंगल पे कट करे तो उसे ऑर्थोगोनल बोलते हैं। हमने राइट एंगल के अकॉर्डिंग स्लोप को चेंज किया तो एक कर्व निकल के आ गई, तो ये कर्व ऑर्थोगोनल होगी किसकी, इस गिवन कर्व की, ठीक है। स्टेप नोट करने हैं, नोट कीजिए। अब मैं एक दो क्वेश्चंस करवाती हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। स्पेस है मेरे पास, है ना, स्टेप नहीं रिमूव करती मैं, ऐसे करती हूँ, है ना, यहीं पे शुरू करती हूँ। देखिए अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन लूँ मैं, y² इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x प्लस c, ठीक है। ये आपके पास फैमिली ऑफ, दैट इज अ फैमिली ऑफ द कर्व, यहाँ पे c पड़ा है, कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा डेरिवेटिव करके रिमूव करें कांस्टेंट, 2y dy/dx इज इक्वल टू 9x² प्लस 1। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे अपने आप ही रिमूव हो गया कांस्टेंट, मुझे कोई वैल्यू निकाल के पुट नहीं करनी पड़ी, ठीक है। आगे क्वेश्चन और भी करवाऊंगी जिसमें वैल्यू निकाल के हम पुट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो छोड़ देंगे, ओके जी। तो dy/dx आ गया। अब सेकेंड स्टेप क्या था, जब हम dy/dx निकाल लेते हैं उसको किस में चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि इजीली रिमूव हो गया कांस्टेंट, तो dy/dx को रिप्लेस करना है -dx/dy, कर दें रिप्लेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चली जाती हूँ मैं, 2y यहाँ पे मैं आप लिख दूंगी -dx/dy इज इक्वल टू 9x² प्लस 1, ठीक है जी, 9x² प्लस 1, क्लियर है। अब वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। अब मैं वेरिएबल सेपरेट करूँ, dy उधर जाएगा, 2y भी उधर जाएगा, -1 ये नीचे आ गया, 9x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू dy 1/2y। देखिए ऐसे सेपरेट होगा, इट्स विजिबल, यस इट्स प्रॉपर विजिबल। अभी स्पेस है वैसे, पर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब मैंने क्या करनी थी, रिप्लेस कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया, सेपरेट कर दिया, फिर इंटीग्रेशन। चलिए अब मैं इंटीग्रेशन इसके साथ ही ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए देखो, ये a² प्लस b² का फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पे 3x² लिख सकती हूँ, ये डेफिनेशन यूज कर देती हूँ। अब तो स्टेप भी समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब मैंने इंटीग्रेशन करनी है, माइनस मैंने 1/3 और 3 लगा लिया ऊपर, नीचे 3x², क्योंकि 3x² करके वो 9x² बनेगा, प्लस 1², ठीक है जी, इंटू dx इज इक्वल टू 1/y, चाहे 1/2 आगे लिख सकते हो, dy, ठीक है जी, इज dy। तो चलिए अब हम क्या शुरू करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या बनेगी, -1/3, ये फॉर्मूला है, tan इनवर्स 3x/a 1 है, छोड़ सकते हैं, 1/2 log y इज इक्वल टू c। ये इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो आपका आंसर आ गया, बस ये आपका आंसर है। इज इक्वल टू लिख रही हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस लिख देती हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन में यही आंसर मिल जाए, या ये उस तरफ लिख के लिखा होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/2 log y प्लस 3 tan log y के साथ मोड भी लगा देते हैं, tan इनवर्स 3x प्लस c, दैट इज योर आंसर। बहुत इजी था, कुछ नहीं था,
सिर्फ डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट रिमूव, बहुत इजी हो गया। उसके बाद dy अपॉन dx को रिप्लेस किया, माइनस dx बाई dy, अगेन सेपरेट किया, इंटीग्रेशन किया, और मेरी ये कर्व निकल के आ गई। ये कर्व है जो इस कर्व के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल बना रही है। ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं और क्वेश्चंस। बस 2 क्वेश्चंस मैं और लेती हूँ, फिर आपका ये फंडा क्लियर है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी में भी हम कर्व्स कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन है फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2। ठीक है जी, ऑप्शंस आपके पास दे रखी हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1, एक्स वाई इज इक्वल टू C1, वाई C1 और x इज इक्वल टू C। ठीक है जी, y डॉट C1 इज इक्वल टू x, ये दे रखी हैं आपको। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन और लिख लेती हूँ। द ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज क्या है, ऑप्शंस है हाइपरबोला, बी है एलिप्स, सी ऑप्शन थी पैराबोला ही दे रहा है ये, या फिर डी सर्कल। ठीक है, चलिए बना लेंगे हम इसको, देखते हैं। ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए। तो मैं पहला क्वेश्चन उठाती हूँ। कर्व उठाया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2। क्या करेंगे, डेरिवेटिव 2x माइनस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। बहुत इजी कांस्टेंट रिमूव हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत इजी रिमूव हो गया। तो मैं डायरेक्ट ये भी कर सकती हूँ, 2x इज इक्वल टू 2y dy अपॉन dx। ठीक है, ये अभी फर्स्ट स्टेप किया। सेकेंड स्टेप रिप्लेस कर देती हूँ, 2 से 2 कट भी कर दो, x इज इक्वल टू वाई माइनस dx dy हो गया, माइनस dx dy हो गया। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट कर लेती हूँ। देखो dy नीचे रहा, इधर आएगा dy, तो 1 बाय वाई बन गया, ये 1 बाय एक्स dx बनेगा, आगे माइनस रखते। अब क्या करनी थी, इंटीग्रेशन। बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी स्टेप निकल रहे हैं। दैट इज द log y माइनस log x प्लस c। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लें, प्लस में यहाँ पे कर देती हूँ स्टेप, नीचे स्पेस है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, यस स्पेस है। ठीक है, log y प्लस log x इज इक्वल टू c, ये log m प्लस log n, तो क्या बनेगा, log m इंटू n इज इक्वल टू c। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी, वैसे आपको पता हो या जैसे कि अगर हम log लेते हैं ना, तो हमारा कांस्टेंट भी हम किस में ले लेते हैं, log में ही ले लेते हैं, जब हमारे पास सारी स्टेटमेंट log में हो, क्योंकि हमारी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर मैच हो जाएगा। यहाँ पे भी log c ही लेते हैं, log से log कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे C1 दिया, कोई बात नहीं, C1 का नाम ले लेना, कांस्टेंट तो कोई भी लिख लेना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू C1 आपका क्या आ गया आंसर। एक बार और बोलना चाहूंगी, जब आप इंटीग्रेशन करते हो, जब हम प्लस कॉन्स्टेंट लिखते हैं, अगर सारी इंटीग्रेशन log में बन रही है तो हम कॉन्स्टेंट भी log c में ही ले लेते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे C1 नाम दिया था तो C1 नाम कर लेना। क्लियर है, कितनी इजी हो गया। ये नहीं है कि जिसको मिनट का टाइम लगा, जस्ट ओनली 2 मिनट में कर दिया, अगर एक नहीं तो 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन 2 मिनट में मेरा निकल गया। यहाँ पे वर्ड लिखा है द ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी ऑफ। ठीक है, हो गया भाई, ये तो है ना, ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि उसको करने में फिर मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी ना। ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, चलिए वही बात, 2y dy अपॉन dx, क्योंकि एक ही पैरामीटर है, 4a आएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, 4a आएगा। अब रिमूव नहीं हुआ ना इसमें, तो चलिए रिमूव कर लेंगे हम इसमें से 2a। यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या आ रही है, y बाई 2 dy अपॉन dx। ठीक है, जो a की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 थी भाई, ये हमारी
सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने गिवन इक्वेशन दैट इज अ पैराबोला पिक किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करके मेरा पैरामीटर पड़ा था a, दैट मीन्स मेरा कांस्टेंट पड़ा था a, जबकि कांस्टेंट क्या होना चाहिए था, रिमूव। फर्स्ट टू में ऐसे ही रिमूव हो गया था तो डायरेक्ट मेरा स्टेप आगे चल पड़ा, लेकिन यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ। तो रिमूव करने के लिए मैंने उसी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली a। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दूंगी a की जगह पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब मैं पुट कर दूं, पुट इन 1। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हमने जो कांस्टेंट है, पैरामीटर है, उनको रिमूव करना है। वो हमने देखना कि कैसे रिमूव करें। वहां पे तो सीधे हो रहे थे, जो फर्स्ट एग्जांपल थी, यहाँ पे नहीं हो रहा था रिमूव, तो इक्वेशन में निकाल के पुट कर दो। ठीक है जी, पुट इन 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए की जगह पे y/2 dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। क्लियर है, सिंपल फंडा था। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे 2 हो गया, एक y और एक y कट गई, y इज इक्वल टू 2x dy अपॉन डी एक्स आ गया। अब ये इक्वेशन निकल के आ गई मेरी। अब मेरा चलेगा स्टेप कौन सा, यहाँ पे तो मैं फर्स्ट स्टेप ही चल रही थी, रिमूव हो गया, मेरी इक्वेशन निकल के आ गई। मैंने बोला जब इक्वेशन निकल के आती है तो हम रिप्लेस कर लेते हैं। सेकंड स्टेप अब आएगा, रिप्लेस कर दीजिए, y इज इक्वल टू 2x माइनस डी एक्स डी वाई में रिप्लेस। अब वेरिएबल सेपरेट, ये तो सिंपल ही हो रहे हैं, dy इधर आ गया, y dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। चलिए इंटीग्रेशन यहीं पे ले लेती हूँ, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन लेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 हाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 था, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही आएगा। अब 2 और 2 क्या कर दो, कैंसर, इसको इस तरफ ले आओ। मेरी क्या कर्व निकल के आई भाई, y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आप कैसे जजमेंट लगाओगे कि आपका आंसर क्या आया है ना, आप कैसे जजमेंट लगाओगे इसके पास, इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, तो अब आप कैसे जजमेंट लगाओगे, देखो सिंपल दिख रहा है आपको कि डिवाइड में समथिंग कुछ आ गया और प्लस में आ गया, तो दैट्स वाई ये इक्वेशन किसकी होगी, एलिप्स की होगी। ठीक है, क्योंकि अगर माइनस आता तो हाइपरबोला हो जाता, लेकिन दोनों प्लस में आए हैं तो एलिप्स प्लस। यहाँ पे अगर आप एलसीएम भी लेते हो ना, ये भी सोच सकते हो कि अगर आपने एलसीएम भी ले लिया तो आपका ये बनेगा 2c, ये बनेगा, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है। अगर इक्वल होते तो जाके वो क्या बनता, सर्कल की कैटेगरी में आता। ठीक है जी, और पैराबोला भी नहीं बन रहा तो कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये एलिप्स की कैटेगरी में आ गया। ठीक है जी, तो उन्होंने ये पूछा था, हो सकता है डायरेक्ट ये कर्व ही दे रखी हो ऑप्शन में तो डायरेक्ट कर्व नहीं दी तो ऐसी ऑप्शन दिए तो इसके अकॉर्डिंग टिक लगा दोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेडी की कर्व को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की 2 वीडियोस बीच में है, तो इनको जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।